हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था वायरस के बारे में बेसिकली। तो वायरस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या शेप होती है उनका, एज वेल एज उनका साइज क्या होता है, विच वन इज द लॉन्गेस्ट वायरस, विच वन इज द स्मॉलेस्ट वायरस बेसिकली। तो ये सारी चीजें हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे बेसिकली। ठीक है, इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। ठीक है, और हम इसको रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस भी बोल सकते हैं और इन्फेक्शन देने का मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं कि हाउ द वायरस इन्फेक्ट द लिविंग सिस्टम बेसिकली, इट इज प्लांट और इट इज एनिमल्स बेसिकली। क्योंकि बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कि वायरस के थ्रू होता है, जैसे HIV या एड्स का केस हो गया, मम्स का केस हो गया बेसिकली। ठीक है, स्वाइन फ्लू का केस हो गया, बर्ड फ्लू का केस हो गया। ठीक है, तो ये सब वायरल डिजीज है। तो ये वायरल डिजीज होती कैसे है या फिर वायरस कैसे उस होस्ट को इन्फेक्ट करता है, तो वो सब इस लाइफ साइकिल के अंदर है। ठीक है, तो इस लाइफ साइकिल को थोड़ा अच्छे से समझना कि वो कैसे कैसे इन्फेक्शन देता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके इन्फेक्शन के अंदर। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, वायरस। ठीक है, और इसको रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। वायरस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते कैसे, और द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन भी हम बोल सकते हैं, और द मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कि वो होस्ट को कैसे इन्फेक्ट करते हैं बेसिकली। तो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे जो वायरस होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं बेसिकली, या तो वो फेजिक वायरस होंगे, फेजिक। ठीक है, या वो पिनोसाइटिक वायरस होंगे, पिनोसाइटिक वायरस। ठीक है, तो फेजिक जो वायरस होंगे जैसे बैक्टीरियोफेजेस के हमें केस में मिलेंगे। ठीक है, तो जो फेजिक वायरस होंगे, ठीक है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को ही होस्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, वो ओवरऑल वायरस उस सेल के अंदर नहीं जाएगा, उस होस्ट के अंदर नहीं जाएगा बेसिकली, ओनली ऑन उसका जेनेटिक मटेरियल ही सेल के अंदर जाएगा। ठीक है, सेल के अंदर जाके ही उसका जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और न्यू फेज पार्टिकल्स का डेवलपमेंट करेगा बेसिकली। ठीक है, जिसको रेप्लिकेशन फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे वायरस, फेजिक वायरस कौन से होंगे, वायरस which insert its genetic material inside the host basically are called phagic virus, वायरस बेसिकली। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरियोफेज का केस हम देखते हैं, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब ये फेज जो होंगे ना, ये भी दो टाइप के हो सकते हैं। ये फेज जो होंगे वो भी दो टाइप के होंगे, या तो वो शो करेंगे लाइटिक साइकिल, और या फिर शो करेंगे वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल बेसिकली। ठीक है, लाइटिक साइकिल जो भी वायरुलेंट फेज है, ठीक है, इंस्टेंटली डिजीज देने वाला फेज होगा, इंस्टेंटली अपने आप को मल्टीप्लाई करने वाला फेज होगा बेसिकली। ठीक है, या तो कैसे होंगे वो लाइटिक, और या होंगे कैसे वो लाइसोजेनिक। ठीक है, तो लाइसोजेनिक जो वायरस होंगे, ठीक है, उनके वो प्रोफेज शो करते हैं। ठीक है, इन द सेंस होस्ट के अंदर वो कुछ टाइम तक इंटीग्रेट रह सकते हैं बेसिकली, जिसको हम प्रोफेज भी बोलेंगे। लेकिन लाइटिक जो वायरस होंगे, ठीक है, ये सेल के अंदर इंस्टेंटली अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे, सेल के अंदर जाके या होस्ट के अंदर साइड जाके नहीं अपने आप को मल्टीप्लाइड करेंगे, एंड अल्टीमेटली दे बस्ट द सेल, उस सेल को बस्ट कर देंगे। ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देंगे उस सेल को बेसिकली। तो लाइटिक जो वायरस होंगे उसके एग्जांपल, जैसे एग्जांपल T2 एंड T4 बैक्टीरियोफेज, T4 बैक्टीरियोफेज बेसिकली। ठीक है, जबकि लाइसोजेनिक जो वायरस होंगे वो इंस्टेंटली उस होस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, वो कुछ टाइम तक उस होस्ट के अंदर रह सकते हैं बेसिकली। आगे बताऊंगा कि क्यों आके रह सकता है कि ये इंस्टेंटली उस होस्ट का डिस्ट्रॉय नहीं करते। लाइसोजेनिक जो वायरस होंगे, दे एग्जांपल
their example is lambda phage virus, bacteriophage, lambda phage basically, ठीक है, lambda phage virus। क्योंकि पिनोसाइटिक जो शो करने वाले वायरस होंगे वो क्या होंगे ना, इंस्टेंटली वो सेल ओवरऑल या होल वायरस जो होगा इट इनसाइड द सेल, ये वायरस पार्टिकल है, ठीक है, तो ये पूरा ही वायरस पार्टिकल सेल के अंदर इंसर्ट कर जाएगा, ऐसे को हम बोलते हैं पिनोसाइटिक, ठीक है। तो इन दिस केस वायरल पार्टिकल या होल वायरल पार्टिकल enters into the cell, enters inside the host वेसिकल, होस्ट वो पूरे ही उस सेल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और जबकि इनके केस में ओनली ऑन इनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वायरस पार्टिकल का वो ही इंसर्ट करेगा। सपोज ये वायरस पार्टिकल है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल को ही इंसर्ट करेगा सेल के पास, बाकी पूरा वायरस सेल के अंदर या होस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं करेगा बेसिकली, जैसे आरएनए और डीएनए अपने जेनेटिक मटेरियल को ही इंसर्ट करेंगे, तो ऐसे को बोलते हैं हम फेज, ठीक है। और पूरा वायरस पार्टिकल्स होस्ट के अंदर एंटर कर जाए तो उसको बोलते हैं हम पिनोसाइटिक वायरस बेसिकली, ठीक है। तो हम बैक्टीरियोफेज के अंदर फर्दर में लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, लाइटिक और लाइसोजाइम बेसिकली। तो फर्स्ट इज लाइटिक वायरस। ध्यान रखना लाइटिक वायरस जो होंगे ना वो सेल के अंदर इंसर्ट करके अपना जेनेटिक मटेरियल को और मल्टीप्लाई करके स्टेम की सेल का डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली। लाइटिक साइकिल, ठीक है। इट इज शोन बाय द लाइटिक वायरस, it is shown by lytic viruses और बैक्टीरियोफेज बोल सकते हैं, बैक्टीरियोफेज बेसिकली, फेज बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये वायरुलेंट साइकिल भी है, इट इज वायरुलेंट फेज बेसिकली और साइकिल, ठीक है। तो स्टेप भी वो डिजीज देने का काम करेगा। स्टेप्स ऑफ, इसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे? स्टेप्स ऑफ लाइटिक साइकिल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले वो वायरस पार्टिकल जो है बैक्टीरियोफेज होगा वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच होगा, जिस फिनोमेना को बोलेंगे एडजॉर्प्शन, ठीक है। अटैच होने के बाद वो उसको पेनिट्रेट करेगा बैक्टीरिया की सेल वॉल को, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेप होगा दैट इज पेनिट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप जो दैट इज अटैचमेंट और एडजॉर्प्शन ऑफ फेज या बैक्टीरियोफेज है, फेज विद बैक्टीरिया, और इसको होस्ट भी बोल सकते हैं, होस्ट, ठीक है। दूसरा स्टेप जो होगा दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द होस्ट बेसिकली, होस्ट के अंदर। थर्ड जो स्टेप होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद होस्ट डीएनए उस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। फोर्थ स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेज
प्रोटीन्स, जो फेज पार्टिकल्स होगा उसकी प्रोटीन्स बनेंगी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फेज प्रोटीन्स बेसिकली। फिफ्थ स्टेप जो जैसे असेंबली ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म न्यू वायरल पार्टिकल्स, बेसिकली न्यू वायरल पार्टिकल्स नए वायरस पार्टिकल्स बनाने की, ठीक है। तो वन बाय वन इन स्टेप्स को हम डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से या डायग्राम की हेल्प से देखते हैं बेसिकली। ध्यान रखना इन सारे स्टेप्स को, क्योंकि सेम स्टेप जो होंगे वो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी शो होंगे बेसिकली। तो लाइटिक साइकिल में दिस इज द होस्ट और बैक्टीरिया, और उसको होस्ट भी बोला है, होस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा दैट इज अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद द बैक्टीरियल डीएनए। मैं रेड से इस बैक्टीरियोफेज को बना रहा हूं, तो जो टेल फाइबर्स थे, उन टेल फाइबर्स की हेल्प से वो बैक्टीरियोफेज क्या होगा, वो अटैच होगा उस बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए, बैक्टीरिया बेसिकली। दिस इज होस्ट जीनोम, बेसिकली बैक्टीरिया का जीनोम जो है, जबकि बैक्टीरियोफेज का डीएनए ये यहाँ पे, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है दैट इज अटैचमेंट। फर्स्ट स्टेप इज द अटैचमेंट या एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि बैक्टीरियोफेज जो है, वो इस बैक्टीरिया के ऊपर आके अटैच हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में जो टेल फाइबर्स है बैक्टीरियोफेज के, ठीक है, वो टेल फाइबर्स क्या है, वो लाइसोजाइम एंजाइम सिंथेसिस करते हैं या रिलीज करते हैं बेसिकली। तो लाइसोजाइम जो एंजाइम है, इट डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे ही डिग्रेड करेगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, तो वहां पे क्या होगा, छोटा सा पोर हो जाएगा, ठीक है, जिसके उस पोर के थ्रू बैक्टीरियोफेज अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कर देता है उस बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली, ठीक है। सेकंड इज द पेनिट्रेशन ऑफ, सेकंड स्टेप में पेनिट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए या जीनोम। ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो इन टेल फाइबर की हेल्प से उसने क्या है, यहां से इतने पोर्शन को, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, डिग्रेड कर दिया बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइसोजाइम रिलीज करते हैं कौन, ये टेल फाइबर्स, ठीक है। तो जैसे ही उसने बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड किया, ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज होगा, इट इंसर्ट देयर जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द होस्ट, बेसिकली। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके पेनिट्रेशन कैसे हुआ सेकंड स्टेप में, पेनिट्रेशन, ठीक है। इन दिस स्टेप टेल फाइबर्स releases lysozyme enzyme basically, which degrade the cell wall of bacteria,
which degrade the cell wall of bacteria, cell wall of बैक्टीरिया बेसिकली उस बैक्टीरिया के सेल वॉल को डिग्रेड करने का काम करेगा, डिग्रेड द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, एंड फॉर्म्स ए माइन्यूट पोर बेसिकली through which bacteriophage insert their genetic material inside the bacteria. Bacteriophage insert their genetic material inside the host, बेसिकली, ठीक है। तो होस्ट कौन है यहाँ पे? बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल था बैक्टीरिया का, दिस इज द होस्ट जीनोम, ठीक है। और ये बैक्टीरियोफेज का डीएनए बेसिकली। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड स्टेप इज इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए विद होस्ट डीएनए। इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए विद होस्ट डीएनए। अच्छा, एक और चीज, जब ये डीएनए को इंसर्ट कर देगा बैक्टीरियोफेज, ठीक है, तो ये कैप्सिड जो होगा ना एम्प्टी हो जाएगा। दिस एम्प्टी कैप्सिड इज कंसीडर्ड एज द घोस्ट, उसको बोलते हैं हम क्या? घोस्ट बेसिकली। तो होस्ट के ऊपर घोस्ट, दिस इज द घोस्ट, ठीक है। तो एम्प्टी कैप्सिड है, कैप्सिड और प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट बेसिकली, ठीक है। अब उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल को तो उसने इंसर्ट कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में द इंटीग्रेशन ऑफ फेज डीएनए, ये डीएनए जो होगा it get integrated with the host DNA. See, the phenomena is known as the integration. उसको बोलते हैं क्या? Integration. Next step is the integration of phase DNA with होस्ट डीएनए और जीनोम, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए, ठीक है, वो अब इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो इस सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर इंटीग्रेटेड है बेसिकली। दिस इज द बैक्टीरियोफेज डीएनए। तो ये जो डीएनए रेड जो दिख रहा है वो तो बैक्टीरियल डीएनए, मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बैक्टीरियल डीएनए को, और ग्रीन जो दिख रहा है दैट इज वायरल डीएनए बेसिकली, वायरल डीएनए। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वायरस जो है उसके पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल अगर डीएनए है, तो वो क्या होगा? इंटीग्रेस एंजाइम की हेल्प से वो इंटीग्रेट हो जाएगा डायरेक्टली इस होस्ट के जीनोम के साथ। अगर वो आरएनए वायरस है और उनका जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए है, ठीक है, तो आरएनए जब सेल के अंदर इंसर्ट करेगा तो आरएनए जो होगा वो डीएनए के अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जबकि आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो उन आरएनए वायरसेस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरसेस, ठीक है। जो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है दे आर कंसीडर्ड एज द रेट्रोवायरस बेसिकली। वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो करते हैं, ठीक है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वो पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे,
ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग होता है डीएनए से आरएनए का बनना, लेकिन आरएनए जो वायरस होंगे दे शोज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो पहले आरएनए से डीएनए बनाएंगे, जब डीएनए बन जाएगा तब उस डीएनए को उस होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करवाने का काम करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेसिकली इन केस ऑफ आरएनए वायरस, इन केस ऑफ आरएनए वायरस, आरएनए वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विल अकर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विल अकर बेसिकली। उनके केस में क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आरएनए से डीएनए का बनना, डीएनए। तो डीएनए जब बन जाएगा तब वो इंटीग्रेट होगा उनके केस में। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म है इट इज डन बाय एक एंजाइम होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता क्या है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ उन वायरसेस के केस में हो रहा है जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिनका हो, जैसे एचआईवी का केस हो गया बेसिकली। ठीक है, तो उनके केस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो होता है। ठीक है, अदरवाइज डीएनए का वायरस है तो वो फॉलो करेंगे ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली। और ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज के बेसिस में लाइटिक साइकिल डिस्कस कर रहे हैं। तो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज जो होंगे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो नहीं करते। इस वजह से यहाँ पे मैंने देखो उसको डीएनए लिया, तो डीएनए डायरेक्टली इंटीग्रेट हो गया है होस्ट के डीएनए के साथ बेसिकली, या जीनोम के साथ बेसिकली। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन जब हो गया तो इंटीग्रेशन के बाद सेंट्रल डोग्मा फॉलो होगा। ये वायरल जो डीएनए, ठीक है, अब ये खुद की प्रोटीन्स बनाएगा और डीएनए से प्रोटीन बनने तक का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा बेसिकली। ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स में डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, तो वहाँ दो स्टेप्स होंगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो यहाँ जब कभी भी ये अपना बैक्टीरिया जब कभी भी अपना खुद का प्रोटीन्स बनाएगा तो उसके साथ साथ क्या होगा, वो वायरस का जो डीएनए होगा, ठीक है, वो भी ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होगा, जिसकी वजह से वायरल पार्टिकल्स का प्रोटीन्स भी फॉर्म होगा बेसिकली, या सिंथेसिस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आरएनए बनेगा, आरएनए डीएनए से, तो उस प्रोसेस को तो बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन बेसिकली, प्रोटीन। द फिनोमेना इज नोन एज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। तो यह ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बेसिस पे नए पार्टिकल्स या नए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, फेज पार्टिकल्स की न्यू प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा बेसिकली। तो देखो यहाँ से उसके कैप्सिड भी बन जाएगा, टेल फाइबर्स भी बनेंगे, उसका टेल भी बनेगा, डिस्क भी बनेगा। तो इस तरह से मिलियंस कॉपीज बनेगा। लेकिन अभी यहाँ प्रोटीन्स बन रहा है, ध्यान रखना इस जगह पर अभी ओनली प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, असेंबल नहीं हुआ है। ठीक है, तो दिस स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज प्रोटीन्स, फेज प्रोटीन्स। जो बैक्टीरियोफेज है उसकी प्रोटीन्स का सिंथेसिस हुआ वैसे। नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या होगा, असेंबली। ये शायद लिख लिया होगा, असेंबली, असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, असेंबली ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स। तो ये तो बैक्टीरिया का डीएनए था और ये होस्ट का बैक्टीरियोफेज का डीएनए। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बाद क्या हुआ है, यहाँ बहुत सारे बैक्टीरियोफेज, न्यू बैक्टीरियोफेज का फॉर्मेशन हुआ है सेल के पास। एक फेज पार्टिकल, दूसरा फेज पार्टिकल्स, तीसरा फेज पार्टिकल्स, चौथा
था फेज पार्टिकल एक्सेट्रा, तो मिलियंस कॉपी बनेगी, बहुत सारी कॉपीज बन जाएगा बेसिकली। तो ये फेज पार्टिकल्स जो होंगे, नए फेज पार्टिकल्स जो होंगे ना, दे कॉजेज द लाइटिंग ऑफ सेल, या लाइसिस ऑफ सेल। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना उस सेल को, तोड़ देना उस सेल को, ठीक है। न्यू फेज पार्टिकल, न्यू बैक्टीरियोफेज फेज पार्टिकल्स, बेसिकली पार्टिकल्स, ठीक है। तो न्यू बैक्टीरियोफेज पार्टिकल्स जो होंगे, दे कॉजेज द लाइसिस ऑफ सेल, ये सेल को बस्ट करके यहां से निकल जाएंगे, दे रिलीजेस। फ्रॉम द सेल, तो एक बैक्टीरिया फेज एंटर किया था, लेकिन यहां से मिलियंस कॉपीज उसका रिलीज हो रहा है बेसिकली। तो अभी मिलियन जो होंगे अदर न्यू सेल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे, और न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करने का काम करेंगे। तो ऐसे करके ये अपने साइकिल को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरियाज का या बैक्टीरिया फेज का या फिर वायरसेस का साइकिल रन करता है, जब कभी भी हम इन्फेक्ट हो जाता है किसी वायरस से बेसिकली, ठीक है। तो हमारी बॉडी की किसी सेल्स को वो हैंगओवर करता है, उस सेल के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और अपनी नई कॉपीज बनाता है। जब उसका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम धीरे 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 करके क्या है, सिम्टम्स शो करने लगता है हमारा बॉडी जो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम उतने नंबर्स को हमारा बॉडी का इम्यून का जो सेल्स है, ठीक है, उनको डिफीट नहीं कर पाता, ठीक है। तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो होगा ना, वो पहले हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जिसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। एंटर करने के बाद वो अपने आप को मल्टीप्लाइड करेगा, इंस्टेंटली सिम्टम डेवलप नहीं करेगा, वो पहले मल्टीप्लाइड करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बहुत सारा नंबर जब उनका हो जाएगा, देन दे फाइट विद द डिफेंस सेल्स, हमारे बॉडी का, ठीक है, या होस्ट का डिफेंस की सेल्स के साथ फाइट करता है। और अगर ड्यूरिंग फाइटिंग अगर जो वायरस है वो विनर होता है, तो हमारा बॉडी जो होगा सफर्ड हो जाता है, बेसिकली बॉडी में सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारा बॉडी का डिफेंस का सेल विनर होता है, ठीक है, तो वो हमारे वायरस हमारी बॉडी से धीरे धीरे एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। इन द सेंस वहाँ वायरस डिफीट हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होगा ना, वो सिमिलर हमारे बॉडी के अंदर भी इन्फेक्शन शो होते हैं बेसिकली, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा इतना है कि कोई वायरस आरएनए वायरस हो सकता है, कोई डीएनए वायरस हो सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो फेज था, इसको पूरे को बोला था क्या, लाइटिक साइकिल। तो ध्यान रखना, लाइटिक साइकिल के अंदर क्या क्या हुआ है। ए स्टेप्स में एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन जस्ट अटैचमेंट, एडजॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन हुआ, पेनिट्रेशन में उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट किया, ठीक है। वो कैसे हुआ था, अभी मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक है, कि पेन फाइबर जो होंगे लाइसोजाइम्स रिलीज करेंगे, जिसके बेसिस पे जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो डिग्रेड हो जाएगा, तो उस जगह से उसका होस्ट जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंसर्ट कर जाएगा सेल को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो डीएनए जो होगा या जीनोम पार्टिकल्स जो है, या फिर जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का या बैक्टीरिया का, इट गेट इंटीग्रेट विद द होस्ट डीएनए। इंटीग्रेशन के बाद मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होगा। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बेसिस पे नए फेज पार्टिकल्स की प्रोटीन्स का डेवलपमेंट होगा या सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये फेज पार्टिकल्स के जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, दे गेट असेंबल्ड इन नेक्स्ट स्टेप। तो दिस इज द असेंबली ऑफ फेज पार्टिकल, ठीक है, टू डेवलप द मिलियंस कॉपीज। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं असेंबली ऑफ पार्टिकल्स ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म न्यू particles, ठीक है। न्यू फेज destroy the cell, new particles causes the lysis of cell। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, उसको तोड़ देना बेसिकली, लाइसिस ऑफ cell basically, and causes the release of virus particles. They are the release of new viral particles, basically।
अब न्यू जो होंगे वो न्यू सेल्स को इफेक्ट करेंगे बेसिकली। तो एंटर एक किया था, देखो यहाँ से एक का जेनेटिक मटेरियल एंटर किया था, लेकिन यहाँ से मिलियंस निकलेंगे, ठीक है। और मिलियंस जो होंगे वो न्यू सेल्स को फिर डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे बेसिकली, ठीक है। यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, उदाहरण 1000 हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है, वो 300 हो सकता है, वो 400 हो सकता है बेसिकली, ठीक है। वो उनके रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दिस वाज द लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक जो साइकिल होगा, ठीक है, उस लाइसोजेनिक के अंदर बाकी स्टेप ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, लेकिन वहां क्या होगा कि ये जो फिनोमेना है, ठीक है, नए फेज पार्टिकल्स का जो डेवलपमेंट है वो इतना इजीली नहीं होगा, क्योंकि वो इस फेज में रहता है। लाइसोजेनिक जो वायरस होगा, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। वो एक ऐसे गेस्ट की तरह है जो कि घर में आराम से रहेगा कुछ टाइम तक, जब कभी भी उसको अनफेवरेबल कंडीशंस शो होने लगेगा, ठीक है, तब वो उस घर से फिर निकल जाएगा बेसिकली। जबकि इस गैस के केस में क्या हुआ है, ठीक है, कि उस घर के अंदर आया है, घर के अंदर आते ही तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट किया और फिर वहां से घर से निकल गया। क्योंकि लाइसोजेनिक वायरस जो होगा वो ऐसा नहीं करेगा, ठीक है। वो होस्ट के अंदर एंटर करेगा, ठीक है, होस्ट के अंदर रहेगा इंटीग्रेटेड फॉर्म में, जिसको हम प्रोवायरस बोलेंगे, ठीक है। वो तब तक रहेगा वहां पे जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस रहेगा, ठीक है। जब कभी भी उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया या केमिकल्स हो गया डिफरेंट टाइप्स के, या फिर अदर फैक्टर्स हो गया, तो जब कभी वो फैक्टर्स मिलेगा देन इट डेवलप्स द न्यू फेज पार्टिकल्स, ठीक है। तब वो लाइसोजेनिक से लाइटिक साइकिल में फिर कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टेप जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगे। तो जहां डिफरेंस है मैं वो ओनली वही डायग्राम बना के रखा हूं। लाइसोजेनिक साइकिल बेसिकली। नेक्स्ट जो साइकिल लाइसोजेनिक, लाइसोजेनिक cycle. Such cycle is formed by such type life cycle is shown by lysogenic virus. Lysogenic virus, ठीक है। और इनको नॉन वायरुलेंट वायरस भी बोलते हैं, नॉन वायरुलेंट, ठीक है। तो इनके पास एक अच्छा बात होता है कि ये प्रोफेज कंडीशन में रह पाते हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में रह पाते हैं जैसे, ठीक है। तो लाइसोजेनिक जो वायरस होंगे, ठीक है, इनके पास रिप्रेसर प्रोटीन्स और इंटीग्रेज प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती है बेसिकली, ठीक है, जिससे कि इनका जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है, या न्यू फेज पार्टिकल्स का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो क्या सप्रेस रहता है या रिप्रेस रहता है। और वो तब तक रहेगा जब तक कि वो फेवरेबल कंडीशंस वहां उसके पास होंगी, ठीक है। जैसे कभी अनफेवरेबल कंडीशंस हुआ, वो रिप्रेसर प्रोटीन्स जो होंगी वो वहां से फिर रिमूव हो जाएगा। जैसे रिमूव होगा तो फिर मल्टीप्लिकेशन करने लग जाता है, ठीक है। तो वो शो करने लग जाएगा लाइसोजेनिक साइकिल टू लाइटिक साइकिल बेसिकली। लाइसोजेनिक वायरस, लाइसोजेनिक वायरस, वायरस वायरस या लाइसोजेनिक वायरल जीनोम synthesizes repressor protein and integrase protein, repressor protein which suppress the formation of new viral particles, उनको सप्रेस करके रखेगा, ठीक है। and also causes suppression of new protein
प्रोटीन सिंथेसिस, न्यू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। जबकि इंटीग्रेज जो एंजाइम होगा, इंटीग्रेज एंजाइम responsible for the integrase, responsible for integration of viral genome with genome, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड जो फॉर्म होगी उसको हम बोलते हैं प्रोवायरस। इंटीग्रेशन form is known as provirus or prophage or non-virulent phage और इसको टेम्परेट स्टेज भी बोलते हैं, और टेम्परेट स्टेज बेसिकली जो इंटीग्रेटेड फॉर्म, ठीक है। तो इन दो प्रोटीन्स की वजह से क्या है, वो उस बैक्टीरिया के अंदर आराम से रह पाता है बेसिकली, ठीक है। और ऐसा या इन दो प्रोटीन का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कौन से वायरस शो कर रहे हैं, लाइसोजेनिक वायरस बेसिकली, ठीक है, लाइसोजेनिक वायरस, ठीक है। तो दोनों प्रोटीन का नाम ध्यान रखना। आखिर लाइसोजेनिक वायरस के पास ऐसा क्या है कि वो आराम से उस होस्ट के अंदर रह पाते हैं। द रीजन इज द प्रेशर प्रोटीन्स और इंटीग्रेज एंजाइम्स बेसिकली, ठीक है। तो डायग्रामेटिक हेल्प से मैं आपको बताता हूं। तो मैं डायरेक्टली उस स्टेप्स पे जा रहा हूं। ये होस्ट है, ये बैक्टीरिया सपोज बैक्टीरिया, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, जिसको होस्ट का जीनोम भी बोलते हैं हम। And this is the bacteriophage, ये फेज। सपोज ये लैम्बडा फेज, ठीक है। तो पहले एडजॉर्प्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुई एडजॉर्प्शन के बाद उसका इंटीग्रेशन, एडजॉर्प्शन के बाद उसका पेनिट्रेशन हुआ, और पेनिट्रेशन के बाद उसने अपना जेनेटिक मटेरियल जो था ना उस होस्ट में इंटीग्रेट कर दिया या होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेट जो एंजाइम होगा, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल जीनोम विद द होस्ट जीनोम। दिस इज वायरल डीएनए और दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो जब ये इंटीग्रेटेड हो जाएगा तब उस टाइम क्या होगा कि ये जो वायरस का जो डीएनए वो दो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, दैट इज सप्रेसर प्रोटीन और इंटीग्रेज प्रोटीन बेसिकली, ठीक है। तो इंटीग्रेज प्रोटीन तो उसको इंटीग्रेट करवाने में रोल प्ले कर रहा है, सप्रेसर प्रोटीन जो है ना उसको सप्रेस करवा के रखने में रोल प्ले करेगा, इन द सेंस उसको फर्दर मल्टीप्लाइड नहीं होने देगा। तो यहाँ पे इज दिस, इन दिस केस जो बैक्टीरिया का जो वायरस का जो डीएनए वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा। दिस इज वायरल डीएनए और दिस इज बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। तो वो यहाँ पे तब तक रहेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है बेसिकली, लेकिन जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि फेज पार्टिकल्स जो होगा यहाँ से
नए वायरस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देगा बेसिकली। तो ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ बैक्टीरियोफेज डीएनए। ठीक है, दूसरा थिंग्स इसी को ही प्रोफेज भी बोला, और प्रोफेज, क्योंकि यहाँ अभी इस टाइम किसी टाइप से कोई भी वो नए पार्टिकल्स का फॉर्मेशन नहीं करेगा, प्रोफेज। और इसको प्रोवायरस भी बोलते हैं, प्रोवायरस। ठीक है, अरेस्टेड कंडीशन में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से इसको टेम्परेट फेज भी बोलते हैं, टेम्परेट स्टेज, टेम्परेट स्टेज। ठीक है, तो ये वायरस का जो डीएनए था, उस वायरस के डीएनए किया क्या था, यहाँ ये सप्रेसर प्रोटीन प्रोड्यूस किया, ये सप्रेसर प्रोटीन है, प्रोटीन में से, और इसको रिप्रेसर प्रोटीन भी बोलते हैं, और रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, तो ये रिप्रेसर जो प्रोटीन है ये इसको रिप्रेस करके रखेगा बेसिकली, और इट कॉजेज द रिमेन इंटीग्रेटेड फॉर्म अंटिल द अनफेवरेबल कंडीशंस नॉट डेवलप। तो जब तक फेवरेबल कंडीशंस हैं तब तक वो इस वायरस जो पार्टिकल्स का जो डीएनए वो इस इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, कब तक रहेगा, जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस। जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस डेवलप होगा, ठीक है, तब क्या होगा कि ये प्रोटीन जो होंगे यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे बेसिकली, या रिमूव आउट हो जाएंगे। रिजल्टेंट दिस फेज या लाइसोजेनिक फेज इज कन्वर्टेड इनटू अगेन लाइटिक फेज बेसिकली। ठीक है, ये तो कब तक था, जब तक कि फेवरेबल कंडीशन से, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। लेकिन जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस आएगा या फिर ड्यू टू सम फैक्टर्स, फैक्टर्स which causes lysogeny to lytic basically। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मैं फैक्टर्स यहाँ बता रहा हूँ। वो फिजिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, फैक्टर। अब फिजिकल फैक्टर में जो यूवी रेज हो गया, वो केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, केमिकल फैक्टर्स के अंदर या तो नाइट्रोजन गैस बेसिकली गैस, या फिर वो मस्टर्ड गैस है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो होंगे ना, ये फैक्टर कॉज करेंगे उसको लाइसोजेनी से लाइटिक कहना। ये वही बैक्टीरिया का डीएनए क्या है, ये उसका जीनोम था वायरस का, ये तो वायरल डीएनए और ये बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की वजह से क्या हुआ है कि जो लाइसोजेनिक फेज था, ये तो लाइसोजेनिक था, लाइसोजेनिक फेज बेसिकली, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लाइटिक फेज के अंदर, ठीक है। कैसे हुआ कि यहाँ से वो प्रोटीन जो थी ना, वो तो रिमूव आउट हो गया ड्यू टू दीज फैक्टर्स बेसिकली, ठीक है। तो वायरल का डीएनए जो था वो अगेन सेंट्रल डोग्मा शो करेगा, और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बेसिस पे वो न्यू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देगा बेसिकली। ये फिर से न्यू पार्टिकल बन गया,
they form the new phage particles. जैसे न्यू फेज पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ ये इसको फिर से लाइसिस कर देंगे, लाइसिस कर देंगे तो ये बैक्टीरिया जो सेल है उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देंगे। देखो ठीक है, तो ये सब पार्टिकल्स फिर रिलीज हो जाएंगे यहाँ से। लेकिन दोनों टाइप के बैक्टीरिया फेज के अंदर डिफरेंस है, या दोनों साइकिल्स के अंदर डिफरेंस है, लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर हमें ये फेज अलग से मिलता है, बेसिकली दिस फेज। ठीक है, तो जो प्रोफेज है या प्रो वायरस वाला जो कंडीशन है, टेम्परेट स्टेज जो है, ठीक है, वो लाइटिक साइकिल वाले वायरस जो होंगे ना, जो लाइटिक साइकिल्स हो सकते हैं जो वायरस, उनके अंदर मुझे वो नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे लाइसोजेनिक वायरस के पास ऐसा मिलता है बेसिकली। ठीक है, तो पूछ लेता है कि कौन सा लाइफ साइकिल ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आंसर विल बी द लाइसोजेनिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होस्ट को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसके अंदर रहेगा आराम से। जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी या केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स होंगे, देन द लाइसोजेनिक कन्वर्टेड इनटू लाइटिक बेसिकली, तो लाइटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे और न्यू फेज पार्टिकल्स का डेवलपमेंट करके उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, उसको लाइसिस कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो दिस ओवरऑल वाज द रिप्रोडक्शन और द लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस या बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यही स्टेप, यही मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी होती है बेसिकली, जब कभी भी वायरस पार्टिकल्स हमें इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट इज जो बैक्टीरियोफेज है, उन बैक्टीरियोफेज के एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज ऑफ बैक्टीरियोफेज, एडवांटेज ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज के जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है, वो वायरस के लाइफ साइकिल को स्टडी करने में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज वी कैन स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ द वायरस बेसिकली। दूसरा जो एडवांटेज है, ठीक है, वो बैक्टीरियल जो डिजीज होगी उनको कंट्रोल करवाने में यूटिलाइज भी होता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को फीड करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्प्रे कर देता हूँ बैक्टीरिया के ऊपर इन बैक्टीरियोफेज का, तो ये तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, तो वो डिजीज जो होगी ना वो स्प्रेड नहीं होंगी बेसिकली। तो यूज टू कंट्रोल द बैक्टीरियल डिजीज। थर्ड थिंग कि जो जैसे प्योर गंगा है, गंगा रिवर जो है, तो गंगा रिवर के प्योरिटी जो है ना वो भी इस बैक्टीरियोफेज के थ्रू किया जाता है। ठीक है, वहाँ अगर बैक्टीरियोफेज में स्प्रेड कर देता हूँ उस गंगा रिवर के वाटर के अंदर, तो जो डेडली पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया है, उन बैक्टीरियाज को ये बैक्टीरियोफेज डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली, क्योंकि इनका काम क्या है, दे फीड्स ऑन द बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसके प्रॉफिट से होंगे। फर्स्ट इज यूज टू स्टडी द लाइफ साइकिल ऑफ वायरस, लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। सेकेंड, यूज टू कंट्रोल the bacterial disease basically, disease. Third, used to purify the Ganga river, used to purify the Ganga river basically। ठीक है, कैसे प्योरीफाई करें, क्योंकि बैक्टीरियोफेज को स्प्रेड अगर कर देते हैं तो डेडली पैथोजेंस बैक्टीरिया जो है उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे बेसिकली। तो दिस वाज द लाइफ साइकिल एंड एडवांटेजेस ऑफ द बैक्टीरियोफेज। नाउ सम डिजीजेस कॉज्ड बाय द वायरस। ठीक है, कौन कौन सी डिजीज है जो वायरसेस के थ्रू होती है। प्लांट डिजीज एज वेल एज एनिमल डिजीज। डिजीज caused by viruses। ठीक है, तो दोनों के अंदर ही होंगी, एनिमल्स के अंदर,
मैंने ह्यूमन में लिखा हूँ, ह्यूमन के अंदर एंड प्लांट्स के अंदर एंड इन प्लांट। एड्स हो गया, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि कौन से वायरस से हुआ? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस बेसिकली। मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, वायरस बेसिकली वायरस। और डिजीज का नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम, ठीक है। स्वाइन फ्लू हो गया, फ्लू जो कि H1N1 वायरस के थ्रू होता है, H1N1 वायरस, H1N1 वायरस के डिसीज। इसके अलावा कॉमन कोल्ड हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया जो कि राइनो वायरस के डिसीज में भी वायरस, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स कॉज बाय वेरियोला वायरस बेसिकली वायरस, ठीक है। इसके अलावा मम्स हो गया, मम्स इट कॉज बाय पैरामिक्सो वायरस, पैरामिक्सो वायरस, वायरस। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा इट कॉज बाय मिक्सो वायरस, मिक्सो वायरस, वायरस, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे डिजीज हैं जो कि ह्यूमन के अंदर और एनिमल्स के अंदर, जबकि प्लांट के अंदर जो डिजीजेस होगा दे आर टोबैको मोजेक डिजीज, टोबैको मोजेक डिजीज, मोजेक डिजीज बेसिकली डिजीज जो कि टोबैको के अंदर होगा। ऐसे बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप ऑफ बनाना, ऑफ बनाना, बनाना बेसिकली, ठीक है। ऐसे ही पोटैटो लीफ रोल डिजीज हो गया, पोटैटो लीफ रोल डिजीज, डिजीज जो कि पोटैटो के अंदर होगा बेसिकली। लीफ कर्ल ऑफ पपाया हो गया, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ठीक है, ठीक है। तो दे आर सम डिजीजेस इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स बेसिकली और ह्यूमन। नेक्स्ट इज वायरस। वायरस क्या होते हैं बेसिकली? ये नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट के आरएनए मॉलिक्यूल्स होंगे बेसिकली, जो कि डिजीज दे सकते हैं। और ये जो डिजीज होंगी, ठीक है, वो नॉन क्योरेबल डिजीज होंगी, का क्योर नहीं होगा बेसिकली। नेक्स्ट इज वायरस। वायरस इन 1971 में ओपी डियनर जो साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने न्यू इन्फेक्टिशियस पार्टिकल्स डिस्कवर किया था बेसिकली, जो कि डिजीज कॉज कर सकते थे, ठीक है। तो उन न्यू इन्फेक्टिशियस जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल थे, स्मॉलर वेट के थे, ठीक है, उनको बोल दिया उसने क्या? वायरस। तो डिस्कवर्ड बाय TODNR इन 1971, ठीक है। न्यू इन्फेक्टिशियस infectious agent which can cause disease, which can causes disease basically, disease like potato spindle, tuber disease basically,
ठीक है, तो वायरस जो है वो स्मॉलर देन वायरस, दे आर स्मॉलर देन वायरस. They are naked RNA. They are naked single-stranded ssRNA molecule basically, which do not have प्रोटीन कोड. इनके ऊपर किसी टाइप से कोई प्रोटीन कोड नहीं है. प्रोटीन कोड बेसिकली. ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होगा ना बहुत कम है. हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट बेसिकली. ठीक है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि नेकेड फॉर्म में होंगे, प्रोटीन कोड उनके पास नहीं प्रेजेंट होगा, लेकिन ये डिजीज दे सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे एजेंट को, ऐसे पार्टिकल्स को बोलते हैं क्या, वायरस बेसिकली. ठीक है, तो इस वायरस की वजह से और भी कौन कौन सा डिजीज हो सकता है, जैसे क्राइसेंथेमम स्टन डिजीज हो गया, या फिर सिट्रस एक्सोकॉर्डिस हो गया. ठीक है, या फिर कुकुम्बर पेल फ्रूट हो गया बेसिकली. ठीक है, तो डिजीज कॉल्ड बाय सम डिजीज कॉल्ड बाय वायरस. Disease caused by virus. फर्स्ट जैसे बताया था पोटैटो स्पिंडल, ट्यूबर डिजीज. दूसरा क्राइसेंथेमम, स्टन डिजीज. थर्ड सिट्रस एक्सोकॉर्टिस हो गया. सिट्रस एक्सोकॉर्टिस डिजीज बेसिकली, जो सिट्रस के अंदर होगी. ठीक है, इसके अलावा फोर्थ कुकुम्बर पेल फ्रूट डिजीज बेसिकली. तो दे आर द डिजीज कॉल्ड बाय द वायरस बेसिकली. ठीक है, तो ध्यान रखना जो वायरस नहीं है, क्योंकि वायरस तो आरएनए या फिर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स का बना होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ओनली ऑन न्यूक्लिक एसिड्स है, नेकेड न्यूक्लिक एसिड्स. और न्यूक्लिक एसिड्स में भी कौन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. ठीक है, जिसका बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट है बेसिकली. कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होगा बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट आर द प्रियॉन्स. बेसिकली ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फेक्शन दे सकती हैं. प्रियॉन्स ध्यान रखना इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. प्रियॉन्स क्या होती है, इन्फेक्शियस प्रोटीन. दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन particles basically, which able to cause the disease, able to cause disease. दूसरा थिंग इसके प्रियॉन्स जो हैं, दे आर रॉड लाइक प्रोटीन्स. with length 100 to 200 nanometer and width जो है, width that is 10 to 20. या फिर इनका डायमीटर जो है ना, डायमीटर कितना है, 10 to 20 नैनोमीटर. एक और चीज, इन प्रोटीन्स को जो डिस्कवर किया था, दिस प्रोटीन्स आर डिस्कवर्ड बाय अल्फा. ठीक है, डिस्कवर्ड बाय
एल पर इन 1966। ठीक है, जबकि टर्म जो था उसका द टर्म प्रियंस इज यूज बाय द प्रोसीनर इन स्क्रैपी डिजीज ऑफ सी। प्रोसीनर जो था यूज द टर्म, प्रोसीनर use the term prions as infectious proteins, use the term prions, infectious protein in scrapie disease, disease of sheep basically, दूसरा थिंग्स की जो प्रियॉन्स हैं, ठीक है, इफ दे एक्यूमुलेट बिटवीन द न्यूरॉन्स, ठीक है, तो दे कॉजेज द डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स बेसिकली। द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस प्रोटीन, accumulation of these proteins causes degeneration of neurons, degeneration of neurons basically, of neurons। यहाँ प्रियॉन्स इन्फेक्टियस प्रोटीन बोला है, तो यहाँ कौन कौन सी डिजीज है जो इन प्रियॉन्स के बेसिस पे होता है, ठीक है, देगा डिजीज कॉज बाय द प्रियॉन्स। तो उनके अंदर मेडिकाउ डिजीज हो गया, पुरू डिजीज हो गया, क्रुटजेफेलिक डिजीज हो गया बेसिकली। तो क्वेश्चन पूछता है कि द मेडिकाउ डिजीज इज कॉज बाय, ठीक है, या फिर पूछ लेता है कि पुरू डिजीज इज कॉज बाय, द आंसर विल बी द प्रियॉन्स, डिजीज कॉज बाय प्रियॉन्स, disease caused by prions basically। फर्स्ट मेडिकल डिजीज basically। बस ध्यान रखना है कि एग्जांपल में ध्यान रखना कौन कौन सी डिजीज किससे होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिटेल से नहीं पूछेगा कि डिजीज के अंदर होता क्या है, वो मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, ठीक है। मेडिकल डिजीज, और इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी भी बोलते हैं, और इसको बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफलोपैथी भी बोलते हैं, एन्सेफलोपैथी भी बोलते हैं इस डिजीज। दूसरा डिजीज है पुरू डिजीज, कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स। थर्ड इज स्क्रैपी डिजीज ऑफ सीप, scrappy disease of sheep basically, ठीक है। फोर्थ डिजीज दैट इज यूजेफेलिक जैकब डिजीज इन ह्यूमन बेसिकली, ठीक है। तो दे आर द डिजीज कॉज्ड बाय द प्रियॉन्स बेसिकली। जस्ट एग्जांपल ध्यान रखना हमें कि प्रियॉन से कौन कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, वैसे ही वायरॉइड से कौन कौन सी डिजीज होती है, वायरस से कौन कौन सी डिजीज होती है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है, क्योंकि वो डिजीज दे देता है, फिर वो एजेंट पूछता है नीट के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द लाइकेंस। एज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं लाइकेंस होते क्या हैं। पता था कि लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है, एल्गी एंड फंगस का बेसिकली लाइकेंस। लाइकेंस है क्या? दे आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन of fungi
फंगस एंड एल्गी, ठीक है। तो इस एसोसिएशन में इन लाइकेन्स के अंदर जो एल्गल पार्टनर है या फिर जो फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर जो है उसको तो बोलते हैं माइकोबायोन्ट, बायोन्ट, ठीक है। और जो एल्गल पार्टनर होगा, एल्गल पार्टनर, उसको बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। तो ये जो एल्गल पार्टनर है, इट इज नॉन फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक बेसिकली, ठीक है। जबकि एल्गल पार्टनर जो होगा इट इज फोटोसिंथेटिक, सिंथेटिक। तो लाइकेंस का मैक्सिमम या मेजर पोर्शन जो होगा इट इज फॉर्म बाय द एल्गल पार्टनर बेसिकली, दे फॉर्म द मेजर पोर्शन ऑफ लाइकेन, फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ लाइकेन। जो लाइकेन का बॉडी होगा उसका मेजर पार्ट बनाएगा कौन, एल्गल पार्टनर जो होगा, ठीक है। और एल्गल पार्टनर जो होगा वो बेनिफिटेड होगा विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बेसिकली, ठीक है। उससे क्या हो, अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। तो जो एल्गल पार्टनर है, ठीक है, वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर भी हो सकते हैं, बेसिलियमाइसिटीज के मेंबर भी हो सकते हैं, वो ब्यूटेरोमाइसिटीज के मेंबर भी हो सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एल्गल पार्टनर में, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्गल पार्टनर, ठीक है। लाइकेन्स आर एस्कोलाइकेन्स, लाइकेन्स, बेसिलियोलाइकेन्स एंड ब्यूटेरोलाइकेन्स, लाइकेन्स। ब्यूटेरोलाइकेन्स जो होंगे ना वो लाइकेन्स इम्परफेक्टिव होंगे, लाइकेन्स इम्परफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें तो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर एसोसिएटेड होंगे एल्गी के साथ, इसमें बेसिलियोमाइसिटीज के मेंबर एसोसिएटेड होंगे एल्गी के साथ, ठीक है। तो उनके एसोसिएशन को यहाँ पे बोला है क्या, एस्कोलाइकेन्स, बेसिलियोलाइकेन्स और ब्यूटेरोलाइकेन्स ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, you do that, okay. Next is significance of, the advantage of lichens, importance of lichens, importance of lichens, first, use as CO2, use as SO2 indicator, use as SO2 indicator, ठीक है। SO2 indicator को क्यों बोला है, they are sensitive to SO2, they can't grow in such environment, जहाँ SO2 प्रेजेंट होगा उस एरिया में ये नहीं मिलेगी बेसिकली, they are sensitive to SO2 and do not grow in such environment basically ऐसे environment में grow नहीं करेंगे, and smoky environment basically. दूसरा things, they absorb the radioactive substances, good absorber of radioactivity basically. Third,
असनिक एसिड एक एंटीबायोटिक्स है जो कि असनिया से प्रोड्यूस होती है, और असनिया इज ए लाइकेंस बेसिकली, ठीक है। असनिया प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, प्रोड्यूसेस arsenic acid which is antibiotic, which is a antibiotics, antibiotics जो कि एक एंटीबायोटिक जो पैलिग्रा वगैरह के केस में यूटिलाइज किया जाता है फॉर द यूज इन मेकिंग परफ्यूम, यूज इन मेकिंग परफ्यूम, बेसिकली परफ्यूम्स को बनाने में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे एवर्निया, प्रूनास्टिक, लाइकेंस, ठीक है। फिफ्थ इज रोसेला टिंक्टोरिया, produces the blue dye, produces blue dye, blue dye. So they are the different significance of the licenses. Next is mycorrhiza. माइकोराइजा जो है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। Mycorrhiza, it is symbiotic association of fungus with root of higher plants, with roots of higher plants, basically of higher plants, उनके प्लांट्स को, ठीक है। दे फाउंड इन द ऑलिगोट्रॉपिक्स है, मोस्टली कॉमनली कहाँ मिलेंगे मुझे, ऑलिगोट्रॉपिक सेल के अंदर कॉमनली फाउंड इन ऑलिगोट्रॉपिक सेल, ट्रॉपिक soil basically, soil. In this association, जो फंगल पार्टनर है, फंगल पार्टनर जो फंगल पार्टनर है बेनिफिटेड बाय, benefited by nutrients and shelter and nutrients जो कि सिंपल सुगर्स होंगे बेसिकली, ठीक है। जबकि रूट जो होंगे, रूट ऑफ हायर प्लांट इज बेनिफिटेड बाय, हायर प्लांट benefited by absorption of minerals, मोस्टली भी कौन उसमें, मोस्टली फॉस्फोरस। ध्यान रखना इसको, कहीं क्वेश्चन पूछता है फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये माइकोराइजा जो होंगे, फंगस का जो बॉडी होगा या हाइफी जो होंगे, वो उस रूट ऑफ हायर प्लांट पे कैसे ग्रो कर रहा है उसके बेसिस पे वो दो टाइप के हैं। एक को तो बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा जो कि सरफेस पे ग्रो करता है, और दूसरे को बोलते हैं हम एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। अगर वो कॉर्टिकल सेल्स के अंदर चला जाता है और वहाँ मास ऑफ हाइफिस बना लेता है बेसिकली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अर्वस्क्यूल, ठीक है। तो उस एंडोमाइकोराइजा को हम और बोलेंगे बैंड, ठीक है, वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा बेसिकली, ठीक है। तो माइकोराइजा आर टू टाइप्स, एक तो एक्टोमाइकोराइजा एंड एक एंडोमाइकोराइजा। They are two types. One is
एक्टोमाइकोराइजा, and second is endomycorrhiza. Endomycorrhiza, ठीक है। तो एक्टोमाइकोराइजा के केस में तो क्या होंगे ना, फंगल के हाइफा वो सरफेस पे ग्रो करेंगे, ठीक है। इन दिस केस फंगल hyphae lies on the surface, lies on thick woody surface ठीक है। एग्जाम्पल फाउंड इन केस ऑफ पाइनस, ओ हो गया, ओ यूकैलिप्टस हो गया, यूकैलिप्टस हो गया, क्योंकि एंडोमाइकोराइजा जो होगा इन दिस केस the fungal hyphae enters inside the cortex and forms mass of hyphae, ठीक है, which is known as arbuscule basically. So endomycorrhiza are also known as, so this mycorrhiza also known as when underline करके क्वेश्चन मार्क कर देना, when basically in the sense vesicular, arbuscular, mycorrhiza ठीक है। तो यहाँ पे arbuscule जो बना है वो हाइफाज का क्लस्टर बना है, जो कि कॉर्टेक्स के अंदर जाके नहीं वो फर्दर क्या मास के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया बेसिकली, ये हाइफेज, ठीक है। तो ये जो हाइफे है इसको हमने arbuscule बोला है, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन का रोल प्ले करते हैं, जैसे पोस्टीरियर रोल प्ले करता है ना, वैसे ही रोल प्ले करता है कौन, यहाँ पे arbuscule जो बेसिकली, ठीक है। तो एंडोमाइकोराइजा हमें ब्लैक पेपर के केस में मिल रहा है, ठीक है, कार्डेमोन के केस में मिल रहा है, वायलेट के केस में। एग्जाम्पल फाउंड इन केस ऑफ ब्लैक पेपर, ठीक है। इसके अलावा कार्डेमोन, इसके अलावा वालनट, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द माइक्रोराइजा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्लांट किंगडम बेसिकली। थैंक यू।